इसमें जो पहली बात है वो ये है कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। डाटा मॉडल्स कौन कौन से हैं, रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, इसमें रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, अनोमलीज क्या होती हैं और किस तरह से जो है अनोमलीज को हम रिमूव करते हैं थ्रू द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। रिलेशनल डाटा लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, इसमें हम देखेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे और क्यों होंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, थीटा जॉइन, नेचुरल जॉइन, सेमी जॉइन एंड इक्वी जॉइन। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल कैलकुलस के बारे में, जिसमें हम टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस की बात करेंगे और डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशनल कैलकुलस बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं कि जब हम डिफरेंट डेटाबेसेस को लेकर आएंगे तो हमारे पास इंटेग्रिटी का जो मेन टॉपिक होता है एसिड प्रॉपर्टीज़ में, जिसकी हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में भी बात की, एसिड प्रॉपर्टीज़ जिसमें एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटेग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो डेटाबेस की जो प्रॉपर्टी है इंटेग्रिटी, वो वायलेट होना शुरू हो जाती है, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है सिक्योरिटी चेक्स लगाते हैं अपनी डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। तो उस इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम रिलेशनल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में है, बट ये कोई कंप्लीट फार्मूला एग्जीक्यूशन नहीं है। इसको जो है हम सिंपली ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो करेंगे कि डाटा कैसे फेच होगा, किस तरह से हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले जो है हम वो देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। RDBMS कॉन्सेप्ट लास्ट सेमेस्टर में हमने डेटाबेस सिस्टम का कोर्स पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एड्स द एडिशनल कंडीशन दैट द सिस्टम सपोर्ट्स अ टेबुलर स्ट्रक्चर फॉर द डाटा। इसमें आपका जितना भी डाटा होता है रिलेशनल डेटाबेस में, वो आपका टेबल्स की फॉर्म में होगा। और इसके बाद इसमें ये है कि जो RDBMS है वो रिलेशंस को यूज़ करते हुए अपनी डेटाबेस को बनाएगा। रिलेशन से मुराद ये है कि इसमें जो टेबल्स होंगे वो टेबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, टेबल आपको पता है, एज यू नो, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो जितने भी आपके इसमें टेबल्स होंगे वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे किसी न किसी टर्म के थ्रू, किसी न किसी कॉन्स्टेंट के थ्रू, ठीक है, किसी लिमिटेशन के थ्रू, किसी न किसी रिलेशनशिप की बेस पे वो तमाम जितने भी टेबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और RDB रिलेशनल डेटाबेस हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारे तमाम सिस्टम्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेस पे ही काम करते हैं और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेस पर ही डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है क्यूरी प्रोसेसिंग वो एफिशिएंट हो सके, अच्छी हो सके और हम अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को मैनेज कर सकें। RDBMS is a database management system that is based on the relational model, जिसको जो है EF कोड ने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हम देखते हैं कि डाटा मॉडल्स कौन कौन से हैं। डाटा मॉडल की डेफिनेशन देखते हैं। डाटा मॉडल इज अ सेट ऑफ टूल्स और कंस्ट्रक्ट्स दैट इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ डाटाबेस डिज़ाइन। डेफिनेटली जब हम कोई भी डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसके बैकएंड पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम डाटा मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डाटा मॉडल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है हमने फ्लैट फाइल मॉडल देखा, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के बारे में पढ़ा, इसी तरह से जो है हायरार्किकल मॉडल को देखा। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके डाटा मॉडल्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अ DM डाटा मॉडल में 3 तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस एंड थर्ड वन इज इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। तो स्ट्रक्चर्स क्या हैं?
अगर हम बात करें RDBMS की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट वन जो आपके टेबल्स होंगे, आपके जो रिलेशंस होंगे वो आएंगे उसके स्ट्रक्चर में। उसके बाद जो है उसके फीचर्स आ सकते हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स उसके स्ट्रक्चर्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके की कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, या फिर प्रोसीजर्स को हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं जी, ये उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो किसी भी मॉडल में क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हो सकती हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिया, इसमें टेबल्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, ट्रिगर्स हो सकते हैं। सेकेंड वन इज़ मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। नए स्ट्रक्चर भी बनाए जा सकते हैं, उस स्ट्रक्चर में कोई नई एडवांसमेंट भी की जा सकती है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है जिसको मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। लेट्स सपोज हमने जो है एसक्यूएल के बारे में पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल में 3 तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ DCL, सेकेंड वन इज़ DDL एंड थर्ड वन इज़ DML। DCL क्या होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DDL क्या होता है, डाटा डिफाइन लैंग्वेज और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले DDL का क्या काम होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इसने स्ट्रक्चर को बनाना होता है, ठीक है। सेकेंड वन जो आपकी DML है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसने आपके स्ट्रक्चर में एडिटिंग करनी होती है। थर्ड वन इज़ DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसने आपके जितने भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो तीनों जगहों पे ही SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डाटा मॉडल में डिफरेंट काम करती है, ठीक है। इसके बाद डाटा मॉडल की टाइप्स हैं, सिमेंटिक होती हैं और दूसरे रिकॉर्ड बेस्ड होती हैं। सिमेंटिक में हम एंटिटी रिलेशनशिप की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं। रिकॉर्ड बेस्ड में हम हायरार्किकल की बात करते हैं, नेटवर्क बेस्ड एंड रिलेशनल बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी रिलेशनल डाटा मॉडल्स क्या होते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस बेस्ड ऑन रिलेशनल डाटा मॉडल। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझें तो इसमें हम देखते हैं कि एक रिलेशन जो है वो R है। अ रिलेशन R डिफाइंड ओवर डोमेन्स कैपिटल D1, D2, Dn। डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी भी टेबल या किसी भी रिलेशन की कार्डिनलिटी को शो करता है। ये बताता है कि डाटा जो है वो कितनी किस्म का आ सकता है। टाइप्स ऑफ डाटा इज अ सेट ऑफ n टपल्स। n टपल से मुराद ये है कि डाटा की रेंज स्मॉल d1, d2 एंड सो ऑन dn सच दैट d1 बिलोंग्स टू स्मॉल d1 बिलोंग्स टू कैपिटल D1 और स्मॉल dn बिलोंग्स टू कैपिटल Dn। तो इसका मतलब ये है कि एवरी स्मॉल dn और एवरी स्मॉल d1 और dn बिलोंग्स टू एनी कैपिटल D1 और एनी कैपिटल Dn। दैट मीन्स स्मॉल d जो है वो d कैपिटल D1 में भी मिल सकता है, कैपिटल D2 में भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल d1 के कुछ एलिमेंट्स हमें कैपिटल D1 में मिले, उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमें कैपिटल D2 में मिले। तो ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ये सारे मिलकर एक रिलेशन R को बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब डाटा अगर हम स्मॉल d1 से देखें तो इसकी 2 डायमेंशन बनती हैं, एक तो कैपिटल D1 और दूसरा स्मॉल d1, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज कैपिटल D1 10 हो और स्मॉल d भी हमारे पास 10 हो, तो 10 रेज़ टू पावर 10 अगर हम लेंगे तो इतने हमारे पास सेट जो हैं वो बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि RDBMS में बनाया गया जो टेबल है वो इतना डाटा कैरी कर सकता है। सो लेट्स सपोज आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का टाइटल है, एम्प्लॉय सैलरी है, प्रोजेक्ट नंबर है, एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स है, इसी तरह से प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। इस तरह से आपके पास एक टेबल है प्रोजेक्ट का जिसमें प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, इसी तरह से उसका बजट है। तो इसमें हर प्रोजेक्ट जो है वो किसी एम्प्लॉय को एलोकेट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट का जो प्राइमरी की है प्रोजेक्ट नंबर,
प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये हमने एम्प्लॉयज़ में रेफ़र किया हुआ है। दैट मीन्स कि एक प्रोजेक्ट किसी एक एम्प्लॉय को एलोकेट किया जा रहा है या फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट किसी एक एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं। Each of the attribute in these two relations has a domain. Domains need not be too distinct. Domain जो है वो डिफरेंट हो सकती है, उसका सेम होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, और डोमेन का डिफरेंट होना भी ज़रूरी नहीं है। वो सेम से भी हो सकती है, वो डिफरेंट से भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल d1 जो है वो कैपिटल D1 में से भी हो सकता है, कैपिटल D2 में से भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेबल क्या होता है। टेबल आपको पता है कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम टेबल कहते हैं, और RDBMS में जो आपका टेबल होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक टेबल जो है एम्प्लॉय का एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, उसका नेम, उसका टाइटल, उसकी सैलरी, इसी तरह से प्रोजेक्ट जो नंबर है, ये एक प्राइमरी की प्रोजेक्ट का प्राइमरी की है जिसको हमने टेबल 1 एम्प्लॉय में रेफ़र किया हुआ है। इसी तरह से एम्प्लॉय का रिस्पांस है, इसी तरह से उसका ड्यूरेशन है। इसी तरह से आपका एक टेबल 2 है प्रोजेक्ट का, जिसमें 3 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, इसी तरह से उस प्रोजेक्ट का जो है वो बजट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि डाटा रिपीट हो सकता है। दूसरा जो हमारा मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि हमने डाटा को बाद में रिट्रीव करना होता है, मतलब ये है कि हमने बाद में डाटा को एक्सेस करना होता है। तो उसके लिए क्या हमारा डाटा प्रॉपर स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है कि हम उसको एक्सेस करेंगे तो वो हमें यूनिकली एक्सेस होगा, ठीक है। कोई भी रिलेशनल मॉडल होगा तो उसमें जो आपकी रखी हुई डेटाबेस है उसको हम नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस कहते हैं, और नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन की जाती है थ्रू द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें जितने भी टेबल्स होते हैं उनको हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना होता है कि हम उससे किस तरह का डाटा चाहते हैं और उसको वो डाटा किस तरह से देना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिवर्सिबल प्रोसेस टू प्रोड्यूस अनोमलीज फ्री स्मार्टर टेबल्स। बेसिकली 3 तरह की अनोमलीज होती हैं, इंजर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। तो इसमें क्या होता है, इंजर्शन में हम ये देखते हैं कि क्या मैंने जो रिलेशनल डाटा मॉडल के थ्रू एक अपनी डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर में मौजूद टेबल्स या रिलेशंस में डाटा रखते हुए मुझे कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह से उसको अपडेट करते हुए या उसको चेंज करते हुए मुझे कोई मसला तो नहीं आ रहा। इसी तरह से जो है डिलीशन में कोई इशू तो नहीं आ रहा कि उसको कौन सा जो है वो डाटा डिलीट करना चाहिए, कौन सा डाटा उसको डिलीट नहीं करना चाहिए है। तो इन एनॉमलीज को रिमूव करने के लिए हम जो है नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक एफिशिएंट और एक्यूरेट डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो मिल सके। परफॉर्म्ड आफ्टर द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन से मुराद ये है कि उसका इंटरनल डिज़ाइन। इनफॉर्मली आल्सो परफॉर्म्ड ड्यूरिंग कॉन्सेप्चुअल DB डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन। इसमें जो है डेटाबेस डिज़ाइन के 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें पहला जो है फिजिकल है, सेकेंड आपके पास लॉजिकल लेवल होता है, थर्ड आपके पास कॉन्सेप्चुअल या यूज़र लेवल होता है। तो आपके कॉन्सेप्चुअल या फिर आपका जो यूज़र लेवल होता है इस स्टेज पे जो है वो हम डेटाबेस डिज़ाइन को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 नॉर्मल फॉर्म्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बेसिकली आपकी जो है 5 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारी डोमेन में जितना डाटा आता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जो है उसको हम नॉर्मलाइज्ड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट जो है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हम 3 नॉर्मल फॉर्म्स को देखते हैं।